से लगाता। तुम सब लोग मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? बारान गुस्से से बोला तो वो सब जो इसके कमरे में कार की कीज उठाने आए हुए थे फौरन से भाग निकले। बारान ने उठ के टाइम देखा तो रात के 11 बज रहे थे। अंधेरे में इसने एक हाथ मजबूती से थाम लिया। नहीं जानता था कि वो कौन है। गुस्से में इसने लाइट ऑन की तो ये देख कर दंग रह गया कि सामने कोई और नहीं, नूरे खड़ी कांप रही थी। बारान का गुस्सा सातवें आसमान को छूने लगा। क्या कर रहे थे तुम लोग यहाँ? वो माथे पर बल डाले इसकी तरफ मतवज्जा हुआ तो नूरे की आंखें नमकीन पानियों से भरने लगी। लाला, वो हम अभी वो चंद अल्फाज ही मुंह से निकाल पाई थी जब बारान ने इसके मुंह पर हाथ रख दिया। अगर तुम रोई तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा। वो इससे डराते हुए चुप रहने को बोलने लगा, क्योंकि वो जितनी ऊंची आवाज में रो रही थी कोई भी यहाँ आ जाता तो सवाल नूरे पर ही उठाए जाते। वो हम कीज उठाने आए थे, वो आंसू साफ करते हुए किसी छोटी बच्ची की तरह सर हिलाकर बोली। तो बारान ने गौर से इसे देखा। नूर इसके कंधों तक आती थी, चेहरे पर बिला की मासूमियत और लंबे बाल पोनी टेल में मुकीद थे। सर हिलाने की वजह से वो भी किसी लहर की तरह हिल रहे थे। बारान ने जल्दी से नजरें चुराई। कीस क्यों चाहिए थी तुम लोगों को? वो रुख फेर कर बोला। वो इसे नजरअंदाज कर रहा था। वो हम लोग आइसक्रीम खाने जाना चाहते थे। वो अटक अटक कर बोली। इससे पहले कि बारान कोई जवाब देता वो इसके हाथ छोड़ते ही बाहर भागी, जबकि वो इसे पुकारता ही रह गया। बाहर आई तो इसके सभी कजन्स मासूमियत से इसे देख रहे थे, जबकि नूरे का बस नहीं चल रहा था कि बी जान की छड़ी उठाकर इन सबको खूब मारे, क्योंकि उन्होंने ही इसे कहा था कि वो कीस लेने के लिए इसके कमरे में जाए। और इसी दौरान वो बारान के हत्थे चढ़ गई थी। अगर आइसक्रीम खानी थी तो पहले बता देते, इस तरह शोर क्यों डाला हुआ है? अचानक बारान बाहर आया तो सभी बच्चे लाइन में खड़े हो गए। वो इन सबसे बड़ा था। वो लाला, आज नूरे की सालगिरह है। हमने सोचा था कि केक लेकर आइसक्रीम खाकर वापस आ जाएंगे, मगर अभी वो डांटने ही लगा था जब छोटी बहन हानिया के कहने पर वो चौंक गया और हैरानी से नूरे की तरफ देखा, जो सर झुकाए लब कुचल रही थी। तुम्हारी सालगिरह है? इसने कंफर्म करने के लिए नूरे को कहा तो वो रोते हुए नीचे देखने लगी। गूंगी हो गई हो क्या? मैं पूछ रहा हूँ, तुम्हारी सालगिरह है? वो एक बार फिर गजबनाक लहजे में बोला, क्योंकि वो इसके जज्बात बिगाड़ चुकी थी। कहाँ वो सुकून से सोया हुआ था, अब बार बार इसे देखने के बाद नजरें इसकी तरफ भटक रही थी। जी मेरी सालगिरह है। वो रोते हुए बस इतना ही कह सकी और दौड़कर अपने कमरे में आ गई, जबकि सभी बच्चे उदास शक्लें बनाए नीचे देख रहे थे। वो कोई छोटी बच्ची नहीं थी, बल्कि 16 साल की हो चुकी थी। हाल ही में इसने मैट्रिक के पेपर दिए थे। आजकल सभी बच्चे फारिग थे। मलिक सुल्तान और इनके तीनों बच्चे इसी बंगले में आबाद थे। मलिक सुल्तान के 8 पोते पोतियां थी जो इस बंगले की रौनक थे, जबकि इनके 3 नवासे और एक नवासी भी यहीं रहती थी। सबसे बड़ा नवासा बारान रोबदार और गुस्से का तेज था और कारोबार के सिलसिले में ज्यादातर इस्लामाबाद रहना पसंद करता था। यहाँ कभी कभी आता तो इन बच्चों से तंग आ जाता जो बिला वजह इसे तंग करते थे। वो इन्हें समझाने के लिए गुस्सा करता था। वो बच्चे इसलिए बार बार तंग करने पहुंच जाते थे। ठीक है शाहमीर, तुम ये कीस पकड़ो, मैं जैकेट लेकर आ रहा हूँ। मैं तुम लोगों को लेकर चलता हूँ। वो बोला और जल्दी से अपने कमरे की तरफ चला गया। इसने खामख्वाही नूरी को डांट कर इसका मूड ऑफ कर दिया था। हालांकि वो आज के दिन स्पेशल प्रोटोकॉल डिजर्व करती थी और इसके लिए तो वो सबसे खास थी। नींद और थकावट की वजह से वो इसे डांट चुका था और अपने इस रोब की वजह से मदावा करने के लिए वो जल्दी से तैयार होकर बाहर आया। सभी बच्चे बाहर खड़े थे, मगर नूरे कहीं नजर नहीं आई। तुम सब तो यहाँ हो, नूरे कहाँ है? बारान ने मसरूफ से लहजे में बोला, ताकि कोई महसूस ना करे कि वो खास तौर पर इसे बुला रहा है, वरना अभी हूटिंग शुरू हो जाती। भाई, आपने इसे डांटा था तो वो कमरे में बैठी रो रही है। हम बुलाने गए मगर नहीं आई। हानिया ने सर झुकाकर कहा। वो इसकी बेहतरीन सहेली थी। इसे उदास देखकर वो नहीं आना चाहती थी, मगर जबरदस्ती से शाहमीर बाहर खींच लाया था। तुम लोग चलो, मैं इसे लेकर आता हूँ। शाहमीर, गाड़ी आहिस्ता से चलाना और यही पास वाले आइसक्रीम पार्लर तक जाना, वरना चालान भी हो सकता है। बारान ने छोटे भाई को समझाते हुए कहा तो वो इस बात में सर हिलाते हुए सभी बच्चों को गाड़ी में बैठने का बोलने लगा। इन सब ने एक गाड़ी में एडजस्ट हो जाओ, नूरी और भाई दूसरी गाड़ी में आ जाएंगे। शाहमीर ने सबको गुस्से से घूरा तो वो एक तरफ देखते हुए मुस्कुराने लगे और फिर वो सब किसी तरह एक ही गाड़ी में बैठ गए थे। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, नूरी अपनी कलाई छुड़ाते हुए बोली, मगर बारान के
मजबूत बाहों के हिसार में कैद होकर रह गई। वो इसे जबरदस्ती बाहर खींच लाया था। नूरे अपने बाजू देखने लगी, जहां लाल निशान बन चुका था। वो रोती जा रही थी। बारान को गुस्सा आने लगा। मैं आपके साथ गाड़ी में नहीं बैठूंगी, बल्कि मैं शामिर के साथ जाऊंगी, वरना मैंने नहीं जाना। वो जिद्दी बच्चे की तरह बोली, तो हानिया जल्दी से अपनी जगह छोड़कर इसकी तरफ आई। वो शामिर के साथ बैठी, जबकि बारान हाथ मलते रह गया। इसे सबक सिखाना चाहता था, उल्टा वो इसी से नाराज हो गई। एक और मौका दे गई थी। जैसे ही सब लोग आइसक्रीम पार्लर में दाखिल हुए, तो वहां के ऑनर मिस्टर शुजा मुस्कुराते हुए बारान की तरफ आए, जो उनके बेहतरीन दोस्त थे। खैर है शहजादे, आज यहाँ कैसे आना हुआ? वो मुस्कुराते हुए गले लगा, तो बारान मुस्कुराया। मुझे अर्जेंट यहाँ बर्थडे का सेटअप चाहिए। तुम कर तो लोगे ना? बारान ने राजदाराना अंदाज में कहा। तो शुजा ने हैरान होकर पहले तो इसे देखा, फिर इसके पीछे खड़ी फौज को, जिनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी, जबकि नूर नाराज होकर एक तरफ खड़ी थी। वो समझ गया और फौरन इस्पात में सर हिलाता हुआ वहां से चला गया। यार, हो सके तो एक गिफ्ट अरेंज कर देना, बारान, मैं रिक्वेस्ट की। तो शुजा मुस्कुराते हुए ऑफिस की तरफ बढ़ गया। ये लॉकेट मैं अपनी बीवी के लिए लाया था, देख लो तुम्हें बेहतर लगता है। तो शुजा ने सोने का लॉकेट इसकी तरफ बढ़ाया, तो बारान मुस्कुराया और इसे पॉकेट में डाल लिया। जब तक उन्होंने आइसक्रीम खत्म की, तब तक वेटर इन्हें बुलाने आ गए थे। वो सब ही बर्थडे रूम में आ गए, जिसको खास तौर पर सजाया गया था। वहाँ फ्रेश केक मौजूद था। नूरी ये सरप्राइज पाकर हैरान हुई थी। सबका तो सिर्फ आइसक्रीम खाने का प्लान था, इन सबको इसकी बर्थडे याद थी। इसे शदीद हैरत हुई। वो नम लहजे में सबका शुक्रिया अदा करने लगी। जब बारान की बारी आई तो वो खामोशी से वहां से आगे बढ़ गई। बारान को बुरा लगा। वो कमर पर हाथ टिकाए इसे देखता रहा, फिर सर चटक कर रह गया। मुझे ये केक नहीं खाना, वो अचानक से एक देखकर चिल्लाई। तो सभी इसकी तरफ मुतवज्जा हुए। क्या बात है, केक अच्छा नहीं है क्या शुजा? शुजा आगे बढ़कर इसको चखते हुए बोला, तो नूरी ने नफी में सर हिलाया। मुझे चॉकलेट केक पसंद है, पाइनएप्पल से मुझे एलर्जी है। वो दूर होते हुए बोली। तो शुजा ने घूर कर बारान को देखा, जिसे ये मालूम नहीं था कि इसकी बीवी को पाइनएप्पल केक से एलर्जी है। ठीक है, हम दूसरा अरेंज कर देते हैं। शुजा ने जल्दी से वेटर को वहां से वो केक हटाने को बोला और खुद बेकरी की तरफ बढ़ गया। इसकी बीवी शहर की सबसे बड़ी बेकरी की ओनर थी, और इसके लिए केक अरेंज करना कोई मुश्किल काम नहीं था। इसलिए शुजा ने सालगिरह की सारी जिम्मेदारी अपने सर ले ली थी। 15 मिनट गुजरे। सभी बच्चे नूरे को मनाने में लगे हुए थे, मगर वो मुंह फुलाए बैठी थी। बारान को हैरानी हुई कि वो सारी जिंदगी ऐसी लड़की के साथ गुजारेगा, जिसका बचपना ही खत्म नहीं होने आ रहा। यार, बेकरी पर तो कोई चॉकलेट केक नहीं है, कहीं दूसरी जगह से पता करवाऊं? शुजा ने कॉल करते ही बारान को खबर दी, तो वो सर्द आह भरकर रह गया। यार, तू वापस आ जा, मैं खुद देखता हूँ। ये कहते ही वो बाहर निकल गया। गाड़ी में बैठते ही इसने शहर का हर बेकरी छान मारी, मगर इसे कोई भी केक पसंद नहीं आ रहा था। इसने फौरन से नूरे को कॉल की। सबके दरमियान वो इसकी वीडियो कॉल नहीं उठा सकती थी। बाहर आई तो देखा, वो मुख्तलिफ केक इसे दिखा रहा था, जानबूझकर इसे तंग करते हुए। वो नफी में सर हिलाने लगी। मुझे कोई केक पसंद नहीं आ रहा, वो रूठे हुए अंदाज में बोली, और मोबाइल बंद करके अंदर आ गई। जबकि बारान, जिसने इस रिश्ते को तोड़ने की कसम खा रखी थी, आज वो लड़की इसके लिए इतनी अहम हो गई थी कि रात के 12 बजे वो सड़कों की खाक छानता फिर रहा था। जबकि शुजा अपने दोस्त के इस तरह बदल जाने पर हैरान हो रहा था। इसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि वो लड़की इसके लिए इतनी अहमियत रखती है, कि वो अपने सारे अहम काम छोड़कर यूं एक केक ढूंढ रहा है। जब तक शुजा ने केक बनवाया, तब तक बारान भी वापस आ गया। नूरे ने जानबूझकर इसका केक नहीं काटा और शुजा का लाया हुआ केक काटा। वो इसे घूर कर रह गया। इतनी मेहनत के बावजूद भी इसकी नाराजगी कम होने में नहीं आ रही थी। वो सब रात के 2 बजे घर में दाखिल हुए। दरवाजे पर ही मलिक सुल्तान खड़े इन सबको घूर रहे थे। ये जो याजूज माजूज की कौम कहाँ से आ रही है? मलिक सुल्तान ने धारते हुए सवाल किया, तो वो सभी सर झुकाकर खड़े हो गए। मगर जैसे ही गाड़ी से बारान बाहर निकला, मलिक सुल्तान मोहब्बत पाश नजरों से इसे देखते हुए आगे बढ़े और सीने से लगा लिया। तुम कब आए? वो मुस्कुराते हुए बोले। नवासे को इतने दिनों बाद देखकर वो खुद को बहुत तरोताजा महसूस कर रहे थे। इन्हें लगता था कि अगर इनके बाद कोई मलिक पैलेस को संभाल सकता है तो वो बारान है। इसलिए उन्होंने अपनी सबसे छोटी और लाडली पोती का निकाह इससे करवा दिया था। तुम सब अंदर जाओ, मलिक सुल्तान ने इन सबको डांटते हुए कहा, तो वो सब अंदर भागे। जबकि नूरे गाड़ी में रह गई थी। बारान ने इसे बाहर निकालने का मौका ही नहीं दिया। आओ अंदर चलो, मलिक सुल्तान ने नवासे का हाथ थामते हुए कहा। तो वो हिचकिचाया, क्योंकि नूरे बाहर नहीं निकल रही थी और वो इसे लिए बिना यहाँ से नहीं जा सकता था।
नाना जान बस मैं 1 मिनट में आया। वो ये कहते ही गाड़ी की तरफ बढ़ा। तब तक मलिक सुल्तान समझ चुके थे। मुस्कुराते हुए अंदर की तरफ बढ़ गए। नूरे गुस्से से बाहर निकली। जब बाहर निकल रहे थे तो गाड़ी लॉक करने की क्या जरूरत थी? मैं यहाँ सारी रात बैठी रहती। वो नाराजगी से बोली और अंदर बढ़ गई, जबकि वो हाथ मलते रह गया था। अब इसकी कहाँ गलती थी? ये सोचते सोचते वो अपने नाना के कमरे में आ गया। वो दोनों तहज्जुद की नमाज अदा कर रहे थे, इसलिए वो जरा देर को सोफे पर बैठ गया। जैसे ही बीजान सलाम फेरा, फौरन इसकी तरफ मुतवज्जा हुई। आ गए, टाइम मिल गया तुम्हें? वो नाराज होकर बोल रही थी। बारान ने आगे बढ़कर इन्हें गले लगाया तो इनकी सारी नाराजगी खत्म हो गई। तुम्हारी माँ भी ऐसे करती थी। सालों तक इसे माँ बाप याद नहीं आते थे। बीजान बेटी को याद करके अफसरदा होते हुए बोली तो बारान ने इनकी गोद में सर रख दिया। वो काफी देर वहीं बैठा बातें करते रहा। फिर इन दोनों के आराम की खातिर वो अपने कमरे में वापस आ गया। जैसे ही कमरे में आया, इसका मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर एक मैसेज नुमाया हो रहा था। शुक्रिया। ये देखकर वो जेरे लब मुस्कुराया और मोबाइल एक तरफ करते हुए लेट गया। मुझे इनसे शादी नहीं करनी, नूरे हानिया को गुस्से से बोलते हुए रुख फेर गई थी, जबकि हानिया ने सर पर हाथ मारा। यार, भाई से तुम्हें क्या मसला है? वो अपने भाई की लाडली बहन थी। फौरन से इसका दिफा करते हुए बोली, क्योंकि वो बहुत बुरे हैं। नूरे को काफी देर सोचने के बाद भी कोई खामी नहीं दिखी, तो वो इतना ही बोल पाई, जबकि हानिया ने गुस्से से इसे घूरा और रुख फेर कर सो गई। वो काफी देर तक इसके जागने का इंतजार करती रही, मगर जब कमरे में हल्के हल्के खराटों की आवाज गूंजी तो वो बेबसी से सो ही गई। सारी रात इसे नींद नहीं आई। सुबह वो बेदार होकर किचन में आई तो देखा वो खड़ा कॉफी बना रहा था। फौरन से पलट गई। नूरे, मैं तुम्हें देख चुका हूँ। वो मसरूफ लहजे से कानों में ब्लूटूथ लगाए कॉफी बनाते हुए बोला तो वो ना चाहते हुए भी किचन में चली आई। भाग क्यों रही थी? एक बार फिर वो रोबदार लहजे में बोला। नूरे को जवाब देना ही पड़ा। आप कॉफी बना लें, मैं बाद में बना लूंगी। ये कहकर वो अभी मुड़ी हुई थी जब बारान ने इसका हाथ थाम लिया। क्या हुआ है? किस बात का गुस्सा है? वो इसके इस अंदाज से तंग होकर बोला तो नूरे ने इसका बाजू झटक दिया और खामोशी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। वो समझ नहीं पा रहा था क्या अब इसकी गलती क्या थी कि वो ऐसा रवैया दिखा रही थी। तुम्हारा मसला क्या है? वो इसके पीछे ही चिल्लाया था। भाई को गुस्से में देखकर हानिया ने वहां से भागने वाली की तरफ देखा, जबकि नूरे ने इसका बाजू थाम लिया। कहाँ जा रही हो? तुम भी? मैं भी चलती हूँ। इतने गुस्से में बारान को देखकर वो डर गई थी। हानिया, तुम जाओ, ये कहीं नहीं जाएगी। भाई का हुक्म सुनते ही वो इसकी फर्मा बरदार फौरन वहां से जाने ही लगी थी, जब पीछे से नूर ने इसे पुकारा, अगर तुम यहाँ से गई तो मैं तुमसे दोस्ती खत्म कर लूंगी। वो इसे धमकाते हुए बोली। हानिया ने मदद तलब नजरों से भाई को देखा। मैं देखता हूँ ये कैसे तुमसे बात करना बंद करती है। जाओ तुम। बारान ने इसकी आंखों में झांकते हुए हानिया को हुक्म दिया तो वो सर झुकाकर वहां से चली गई। क्यों आए हैं यहाँ? वो किस तरह बच्ची की तरह गुस्से से नाक फुलाए हुए बोली, ये तुम मुझसे इतनी बदतमीजी से बात क्यों कर रही हो? भूल गई हो कि मैं कौन हूँ? वो इसे घूरते हुए बोला तो इसके बढ़ते कदमों से घबरा कर वो 2 कदम पीछे हुई। मैंने क्या किया है? वो अनजान बनते हुए बोली तो बारान सबसे आंखें मीच कर रह गया। ये तुम मुझे नजरअंदाज क्यों कर रही हो? वो सवाल बदल कर बोला तो नूरे वहां से जाने लगी। बारान ने आगे बढ़कर इसे बाजू से पकड़ते हुए खींचा और अपने करीब कर लिया। वो इसके दिल की धड़कन आसानी से महसूस कर सकती थी, जबकि वो मुसलसल इसे घूर रहा था। बताओ मुझे क्या मसला है? वो अभी भी गुस्सा दिखा रहा था, जबकि इसकी इतनी कुर्बत में वो दंग होकर रह गया था। बोलना चाहती थी वो, मगर फिर भी वो बोल नहीं पा रही थी। मुंह में जुबान नहीं है क्या? वो एक बार फिर इस चीज की तस्दीक करने के लिए इसके होठों पे हाथ रखते हुए बोला, जबकि इसको इस तरह बदलता हुआ देखकर वो घबरा कर दूर हुई थी। मुझे कोई मसला नहीं है। इससे इतना ही बोला गया। हाथ पांव कांप रहे थे और दिल की धड़कन यकजा होकर कमरे में शोर बर्पा किए हुए थी। कमरे का माहौल अजीब मसहूर कुन सा हो गया था। अगर अब ख्वाम में नाराजगी जताई या मेरे करीब आने पर दूर हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें इसकी मैं दोहरी सजा दूंगा। वो गुस्से से बोलते हुए ही पैर पटकते हुए कमरे से निकलता चला गया, जबकि वो मुंह बनाए बेड पर आकर लेट गई।
اسے امید نہیں تھی۔ باران کے جاتے ہی ملک سلطان پوتی کے کمرے میں داخل ہوئے، جنہیں دیکھ کر وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی اور آنکھوں کے آنسو صاف کیے۔ باران کی اونچی آواز میں بولنے کی وجہ سے وہ باہر نکل آئے تھے۔ وہ آغا جان کو یہ جتانا نہیں چاہتی تھی کہ وہ رو رہی ہے، ورنہ وہ پوچھتے اور بات گھوم پھر کر باران تک پہنچ جاتی۔ میں اندر آ جاؤں؟ ملک سلطان نے پوتی سے اجازت چاہی تو وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ جی آغا جان، آپ اندر آ سکتے ہیں۔ وہ مسکرا رہی تھی، جبکہ آنکھوں کی نمی واضح دیکھی جا سکتی تھی۔ ملک سلطان محسوس کر گئے مگر بولے کچھ نہیں۔ کیسی ہے میری پوتی؟ وہ مسکراتے ہوئے بولے، لیکن نظریں نورے کے چہرے پر تھیں جس کے تاثرات بدلے ہوئے تھے۔ آغا جان، میں بالکل ٹھیک۔ آپ سنائیں، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ افسردہ سے لہجے میں بولی، کیونکہ ہمیشہ اسے سب سے پہلے آغا جان سالگرہ وش کیا کرتے تھے، مگر شاید وہ اس بار بھول گئے تھے۔ میں اپنی بیٹی کے لیے تحفہ لایا ہوں، سالگرہ مبارک۔ ملک سلطان نے پوتی کو سینے سے لگاتے ہوئے کہا تو وہ اونچی آواز میں رونے لگی۔ جب سے اس کی ماما کا انتقال ہوا تھا تب سے وہ بہت اکیلی پڑ گئی تھی۔ اس کا باپ دوسرے ملک جا بسا تھا، جبکہ بی جان اور آغا جان نے ہی اس کی تربیت کی اور اسے پالا تھا۔ میں نے زیادہ لیٹ تو نہیں کر دیا؟ آغا جان اپنی نم آنکھوں کو شال سے صاف کرتے ہوئے بولے تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں دادا جان، آپ بالکل صحیح وقت پر آئے ہیں، وہ روتے ہوئے بولی۔ تو ملک سلطان نے پوتی کے سر پر بوسہ دیا۔ ہمیشہ ایسے ہی ہنستی مسکراتی رہو۔ وہ جلدی سے اس زیور کے ڈبے کو دیکھنے لگی۔ اسے حیرانی ہوئی کہ دادا جان کبھی اس طرح اسے گفٹ نہیں دیا کرتے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتی، ملک سلطان خود ہی بول پڑے، یہ زیور تمہاری والدہ کا ہے اور یہ میں اس لیے تمہیں دینے آیا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ جلد از جلد تم دونوں کی شادی کر دوں۔ بیٹی، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ یکدم انہوں نے بات کا رخ بدلتے ہوئے سوال کیا تو خوف کے مارے نورے کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ ابھی شادی جیسے بندھن میں نہیں بننا چاہتی تھی، نہ ہی وہ اس رشتے کی نوعیت کو سمجھتی تھی۔ مگر آغا جان، اتنی جلدی آپ نے کہا تھا جب تک میری پڑھائی مکمل نہیں ہو جاتی کوئی اس بارے میں بات نہیں کرے گا۔ وہ ایک بار پھر سے روتے ہوئے بولی تو آغا جان نے اسے سینے میں بھینچ لیا۔ نکاح کو اتنی دیر تک نہیں رکھنا چاہیے، غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں۔ مقدر رشتوں کو بھی ٹوٹنے میں وقت نہیں لگتا۔ ملک سلطان مستقبل کے اندیشوں کو دیکھتے ہوئے بولے تو وہ سر جھکا گئی۔ مگر میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ بولی تو ملک سلطان نے پریشان ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ اس شادی سے انکار کی وجہ وہ اٹک اٹک کر بولے، کیونکہ انہیں امید نہیں تھی کہ وہ اتنی آسانی سے انکار کر دے گی۔ میں بھی پڑھنا چاہتی ہوں آغا جان، وہ لاڈ کرتے ہوئے بولی تو ملک سلطان کے چہرے پر تاریکی چھا گئی۔ بیٹا، پڑھائی آپ شادی کے بعد بھی کر سکتی ہیں، آپ پر کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولے۔ مگر مقابل سمت لڑکی پر کوئی بھی اثر نہیں ہوا، اور ویسے بھی جو وجہ تم بتا رہی ہو وہ اتنی معقول نہیں ہے کہ اس وجہ سے شادی آگے کر دی جائے۔ وہ پریشانی سے بول رہے تھے تو نورے کے انکار نے انہیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا کہ انہوں نے زندگی میں پہلی بار کوئی غلط فیصلہ کیا ہے، کیونکہ دونوں فریق یہ ماننے میں نہیں آ رہے تھے کہ اب اگلے مہینے شادی ہو جانی چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ لالا نے بولا تھا کہ وہ بہت جلد یہ نکاح ختم کر دیں گے۔ نورے کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ آغا جان کے سامنے باران کو کیا بولے، اس لیے لالا بولتے ہوئے وہ سر جھکا گئی، جبکہ آغا جان بے بسی سے مسکرا دیے۔ اب تم دونوں کا نکاح ہو چکا ہے، تم انہیں لالا نہیں کہہ سکتی، وہ نرمی سے اسے سمجھاتے ہوئے بولے تو نورے سر جھٹک کر رہ گئی تھی۔ کچھ مہینے ہیں سوچ کے جواب دینا۔ ملک سلطان کے وہاں سے جانے کے بعد نورے نے روتے ہوئے اپنی ماں کے زیور سنبھال لیے۔ اس کی ماں کا ہار پہن کر جب اس نے خود کو آئینے میں دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ اسے ارد گرد اپنی ماں کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے کھڑی رہی جب اسے اپنے کندھے پر کسی کا دباؤ محسوس ہوا۔ پیچھے دیکھا تو ہانیہ کھڑی تھی، جس نے اس کی کمر کے گرد بازو حائل کر رکھے تھے۔ وہ روتے ہوئے اس کے کندھے پر سر رکھ گئی۔ کاش امی زندہ ہوتی تو بابا مجھے اس طرح چھوڑ کر نہ جاتے۔ وہ رو رہی تھی۔ ہانیہ نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔
रो क्यों रही हो? भाई तुम्हारा अंकल से भी ज्यादा ख्याल रखेंगे। वो इसे समझाते हुए बस इतना ही कह पाई थी, जबकि नूर इसे फौरन दूर हुई। तुम मुझसे बात मत करो। जब मैंने तुम्हें रोका था तो फिर तुम चली क्यों गई थी? वो नाराजगी जताते हुए बोली। तो हानिया ने आगे बढ़कर नूर के ना चाहते हुए भी जबरदस्ती इसे गले से लगा लिया। यार, भाई नाराज हो जाते। और तुम्हें पता है, भाई के अलावा हमारा है ही कौन? हमारी भी तो अम्मी नहीं है। वो अफसरदा से लहजे में बोली। तो नूरे को एहसास हुआ कि वो दोनों ही एक जैसी हैं। नाराजगी का कोई मतलब नहीं था, मगर वो जताना नहीं भूली थी। अच्छा ठीक है, अब खाना खाने चलो। कब तक ये मुंह बसोड़े बैठी रहोगी? हानिया ने बात बदलते हुए कहा। तो नूरे का झुका हुआ सर मजीद झुक गया। आगा जान चाहते हैं कि अगले महीने शादी कर दी जाए, मगर मुझे ये शादी नहीं करनी। वो रोते हुए बोल रही थी, जबकि हानिया परेशान सी होकर इसकी तरफ मुतवज्जा हुई। तुम ये शादी क्यों नहीं करना चाहती? हानिया ने इसकी दिल की बात जानने के लिए सवाल किया। तो वो रोते हुए इससे लिपट गई। बस मुझे शादी नहीं करनी। इसे समझ नहीं आई कि वो क्या बोले, इसलिए वजह ना होने की वजह से बस वो इतना ही कह पाई थी और रोते हुए बाथरूम में चली गई। हानिया परेशान सी डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गई। वो जैसे ही बाथरूम से बाहर निकली, बारान इसके कमरे में खड़ा हुआ था। वो इसे नजरअंदाज करते हुए जाने ही लगी थी, जब इसने बाजू से खींचकर इसे अपने सामने खड़ा किया। कि इस शादी से इनकार करना चाहती हो? वो संजीदगी से बोला। तो वो घबरा गई, क्योंकि आप ये शादी नहीं करना चाहते थे। आगा जान ने आप पर जबरदस्ती की थी। वो बोली तो बारान ने सर थाम लिया। तुम्हारी बेवकूफ़ी और कम उम्र की वजह से मैंने इनकार किया था, क्योंकि तुम इस रिश्ते की नोयत नहीं समझती। बारान ने जिद होकर कहा। तो नूरे इसका हाथ झटकते हुए कमरे से बाहर निकल गई। बारान ने अपना सर थाम लिया। वो इस लड़की को कैसे समझाएगा? आज कॉलेज का पहला दिन था। वो दोनों तैयार होकर बारान के साथ ही कॉलेज आ गई थी। सारा रास्ता वो नाराजगी जताता रहा। नूरे को बुरा लग रहा था, मगर वो भी तो नाराज थी, इसलिए बोलने की गलती नहीं की। मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा, बारान ने बहन को कहा और वहां से गाड़ी भगा कर ले गया। तो दोनों कॉलेज में दाखिल हुई। सारा दिन इन्हें कोई लेक्चर समझ नहीं आ रही थी। शाम होते ही जब बारान ने इन दोनों से इस टॉपिक के मुतालिक पूछा, तो वो मुंह खोले बैठी रह गई, क्योंकि इसके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं था। हानिया पढ़ती रही और जैसे ही इसे टॉपिक समझ आया, वो वहां से चली गई, जबकि वो वहीं पर बैठी रही। वो इतनी गुमसुम थी कि हानिया के जाने का भी इसे एहसास नहीं हुआ। किन ख्यालों में खोई हुई हो? बारान ने गुस्से से इसके सामने चुटकी बजाई। तो वो होश की दुनिया में वापस आई। इर्द गिर्द देखा तो हानिया जा चुकी थी। वो अकेली बैठी हुई थी। 2 मिनट मुझे बात करनी है, तुम बैठ जाओ, मैं आया। ये कहकर वो स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया, जबकि पहली दफा वो इसका कहा मानते हुए वहीं बैठ गई। 15 मिनट बाद वो वापस आया, तो हाथ में कुछ गिफ्ट थे, जो खास तौर पर इसके लिए खरीद कर लाया था। बैठते ही इसने गिफ्ट टेबल पर रखे, जबकि बारान को इतने करीब बैठने पर वो जरा सा फासला बना गई थी, और इसकी ये हरकत बारान से छुपी नहीं रह सकती थी। वो इसे घूर कर रह गया। मुझे सच सच बताओ, शादी से इनकार की क्या वजह है? वो संजीदा होकर इसकी तरफ देखते हुए बोला, जबकि नूरे ने सर झुका लिया। पहले आप बताएं कि शादी से आपको क्या इशू है? जब राजी नहीं थे तो फिर क्यों इनकार नहीं करते? इसे खुद भी नहीं मालूम था कि वो क्या सवाल पूछना चाह रही है और अल्फाज कौन से अदा कर रही है। बारान समझ चुका था, इसलिए अपना मोबाइल उठा लिया। क्योंकि तुम बहुत कम उम्र थी और मुझे आगा जान का ये फैसला सही नहीं लग रहा था। देखो, अब हो रहा है जो, और ये फर्क हमारी उम्रों की वजह से है। वो जिद होकर बोला। तो नूरे परेशानी से दूसरी तरफ देखने लगी। मुझे कहाँ इस निकाह से मसला है? वो इसी की टोन में चिल्लाते हुए बोली। तो बारान को हैरत हुई, जब इसे इस निकाह से मसला नहीं था तो फिर इनकार क्यों कर रही थी? तो फिर शादी से इनकार क्यों किया? बारान ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा।
تو شرم کے مارے وہ رخ پھیر گئی۔ مجھے شادی سے ڈر لگتا ہے، وہ سسکیوں سے روتے ہوئے بولی۔ تو باران گھبرا گیا، فوراً پانی کا گلاس پیش کیا۔ مگر اس کی کوئی تو وجہ ہوگی، وہ وجہ پر خاصا زور دیتے ہوئے بولا۔ تو نور نے اس کی طرف دیکھا۔ امی کا ارمغان کو پیدا کرتے وقت فوت ہو جانا مجھے خوف زدہ کرتا ہے، وہ بولی۔ تو باران نے غور سے اس کی طرف دیکھا، وہ بھی کچھ بولنا چاہ رہی تھی۔ اور میری پڑھائی بھی چھوٹ جائے گی، ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں میں۔ آپ کو یاد ہے میری دوست نمرا، وہ 9ویں کلاس میں تھی جب اس کی شادی ہو گئی۔ اس کی بھی شوہر نے کہا تھا کہ وہ اسے پڑھائیں گے، مگر آپ نے اس دن اسے ہاسپٹل میں دیکھا تھا نا، اس کی چیخیں گونج رہی تھیں۔ اس نے ایک بیٹی کو جنم دیا تھا اور اس کی پڑھائی بھی چھوٹ گئی، وہ خوفزدہ ہو کر بولی۔ تو باران نے پریشانی سے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں تم جتنا پڑھنا چاہو میں تمہارا ساتھ دوں گا، وہ التجا کرتے ہوئے بول رہا تھا۔ نورے نے پریشانی سے اس کی طرف دیکھا، وہ اسے پیچیدگیاں نہیں سمجھ سکتا تھا، مگر اتنا ہی کہہ پایا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اب اسے ملک سلطان کے سامنے ہی انکار کرنا تھا، کیونکہ اسے نمرہ جیسی زندگی نہیں گزارنی تھی۔ وہ اسے اس دن دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اسے بخار تھا اور آغا جان اسے ہسپتال لے کر گئے تھے۔ جب اسے وہاں نمرہ ملی تب سے وہ اتنی پریشان تھی کہ ہر وقت گم سم رہتی۔ وہ بغیر سوچے سمجھے آغا جان کے کمرے میں آ گئی جہاں سبھی لوگ جمع تھے۔ وہاں باران کو بھی بلا لیا گیا۔ آغا جان، لالا سے شادی نہیں کرنی، پلیز آغا جان، یہ کہتے ہیں یہ میری بلی سے بچے پیدا کروائیں گے۔ نورے خود سے باتیں کرتی سب کو شرمندہ کر گئی۔ باران نے غصے سے دیکھا، چند ماہ پہلے وہ بے وقوف لڑکی اس کے نکاح میں آئی تھی، اب روزانہ ایسی فضول باتیں کر کے رخصتی سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بہو کچھ سمجھاؤ اسے، ملک سلطان نے سر جھکا کر زینت بیگم کو حکم دیا، جو نورے کے اس طرح کہنے پر شرمندہ سی ہو کر بیٹھی تھی۔ وہ مردوں کے سامنے ایسی باتیں کر رہی تھی، ابھی تک اس کا بچپن نہیں گیا تھا۔ وہ تو شروع سے اس رشتے کے خلاف تھی، چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی زویا کا رشتہ باران سے ہو جائے، مگر ملک سلطان کی مداخلت کی وجہ سے یہ رشتہ نہیں ہو پایا تھا۔ میں اسے سمجھاؤں گی آغا جان، ابھی وہ بچی ہے، جمیلہ بیگم نے آگے بڑھ کر ملک سلطان کو چائے پیش کرتے ہوئے کہا، تو وہ اس بات میں سر ہلا گئے، جبکہ باران نور کو گھور رکھ کر رہ گیا۔ ابھی وہ اسے سب سمجھا کر آیا تھا کہ جب تک وہ نہیں چاہے گی وہ اس رشتے کی شروعات کرنے پر اسے مجبور نہیں کرے گا، مگر وہ صدا کی منہ پھٹ اور لاؤبالی لڑکی تھی کہ وہ شرم کے مارے نظریں نہیں اٹھا پا رہا تھا، لیکن وہ اسے سبق سکھانے کا سوچ چکا تھا۔ آدھی رات کو باران اپنے کمرے میں دیکھ کر نورے ڈر گئی۔ لالا یہاں کیوں آئے ہیں؟ میں آقا جان کو بتاؤں گی، آپ میری عزت خراب کرنے آئے تھے، نورے روتے ہوئے بولی۔ بس اسے کسی طرح اس نکاح سے جان چھڑانی تھی، دادا جان کے کہنے پر ہی اس نے یہ نکاح کیا تھا، لیکن نمرا کا حال دیکھ کر وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی اور اب شادی کے نام سے بھی بھاگنے لگی تھی، یہاں تک کہ اس نے اپنے ماموں کو فون کر دیا تھا جو کینیڈا میں رہتے تھے۔ وہ وہیں جانا چاہتی تھی، صرف اور صرف اس شادی سے بچنے کے لیے، حالانکہ اس کے پاس کوئی ٹھوس وجہ نہیں تھی۔ کیا کہہ رہی تھی؟ باران آگے بڑھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا، جبکہ اس کے ہاتھ تیزی سے نورے کے جسم پر حرکت کر رہے تھے۔ وہ رونے لگی، پہلی بار اس شخص کا لمس محسوس کرتے ہوئے اس کے پیروں تلے سے جان نکل گئی تھی۔ میں نے تمہیں سمجھایا تھا کہ ہم تب تک اس رشتے کی شروعات نہیں کریں گے جب تک تم نہیں چاہو گی، پھر آغا جان کے سامنے تو میری بات کیوں کی؟ وہ ناراضگی سے اس کی طرف بڑھا اور اس کے لبوں کو اپنی قید میں لے لیا۔ وہ کسی کمزور چڑیا کی طرح پھڑپھڑا کر رہ گئی تھی، جبکہ وہ اپنا حق وصول کرتے ہوئے دور ہوا۔ وہ رو رہی تھی، اب مجھ سے نرمی کی امید مت رکھنا، میں نے تمہارا ساتھ دینے کی کوشش کی، مگر تم نے مجھے سب کے سامنے شرمندہ کروا دیا۔ کیا سوچ رہے ہوں گے وہ سب تمہارے بارے میں؟ وہ ظالم بنا اسے ڈانٹے جا رہا تھا، جبکہ وہ گھٹنوں میں سر دیے رونے لگی۔ اسے باران سے اتنے غصے کی امید نہیں تھی۔ اب رونا بند کرو، ادھر دیکھو میری طرف، میں نے کیا ہی کیا ہے جو تم اس طرح رو رہی ہو؟ وہ غصہ کرتے ہوئے بولا، کیونکہ وہ ایک بوسے کی وجہ سے اتنا گھبرا گئی تھی اور روئی جا رہی تھی۔ باران کو اس وقت پر غصہ آ رہا تھا جب اس نے نورے سے نکاح کے لیے اقرار کیا تھا۔ وہ اس سے پورے 14 برس چھوٹی تھی
और इस रिश्ते को समझने को ही तैयार नहीं थी। आप बहुत बुरे हैं, वो बेबसी से इसे धक्का देते हुए बोली, मगर वो कहाँ बाज आने वाला था। इसके पहलू में बैठ गया और इसके दोनों बाजुओं को अपनी कैद में ले लिया। वो खौफजदा हुई थी। बेशक वो इसे अच्छा लगने लगा था, मगर इस तरह इसका करीब आना, वो शर्म के मारे रोई जा रही थी। तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम पर हक रखता हूँ। तुम्हें ये बातें कब समझ आएंगी? वो नाराज होते हुए बोला। अच्छा खासा परेशान लग रहा था। नूरे को एहसास हुआ तो वो इसकी आंखों में झांकने लगी, जहां इसके लिए मोहब्बत ही मोहब्बत थी। वो फिक्र जो वो हमेशा से अपने लिए चाहती थी, वो शख्स इसका ख्याल रखने को तैयार था, मगर इसे लगता था कि वो भी इसके बाबा की तरह इसे छोड़कर चला जाएगा, इसलिए इकरार से घबरा रही थी। क्या तुम्हें इस शादी के लिए कुछ ऐसा दरकार है? वो नरमी से इसके बाजू थाम कर बोला, तो वो उस बात में सर हिला गई। यानी अभी वो वक्त चाहती थी। बारान को कोई एतराज नहीं था, मगर बस वो इस निकाह को खत्म नहीं करना चाहता था। वो छोटी सी लड़की इसकी बीवी दुनिया पूरी दुनिया बन चुकी थी। अब वो इसे छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। वो थोड़ा इसके करीब हुआ, गर्दन पर अपना हक जताते हुए वो इसे एक बार फिर रोने पर मजबूर कर गया था। ठीक है, अभी शादी नहीं होगी, मगर मेरी एक शर्त है। वो इसके खुशबू अपने अंदर उतारते हुए बोला, तो वो फौरन से इस बात में सर हिला गई। मुझे मंजूर है। इसके इस तरह कहने पर बारान के लबों को मुस्कुराहट छू गई। अभी इसने पूरी बात भी नहीं सुनी थी और पहले से इकरार कर गई। इतनी जल्दबाजी पर वो काफी देर मुस्कुराता रहा। इसके इस तरह मुस्कुराने पर नूर के एहसास हुआ कि इसने कुछ गलत बोल दिया है। लेकिन शर्त क्या है? वो अचानक बोली, तो वो संजीदा होकर इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। मैं जब चाहूं तुम मेरे कमरे में आओगी। वो इससे अपने सारे हक मांग रहा था, जबकि वो घबरा कर दूर हुई। किसी ने देख लिया तो क्या सोचेंगे? इसने फौरन से इल्जाम दूसरों पर डाला तो बारान मुस्कुरा दिया। किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन तुम मुझे इस तरह प्यार करने से रोकोगी नहीं। वो बेशर्मी से कहते हुए बोला, तो वो शर्म के मारे नजरें झुकाकर रह गई। ठीक है, मुझे मंजूर है। इसने अपने मामू को मैसेज कर ही दिया। इन्हीं के सहारे तो इसने बात मान ली थी कि वो 2-3 बरस के लिए कनाडा जा रही है। वहां से वापसी पर देखा जाएगा और वो कौन सा इसके पीछे वहां आने वाला था। जब शादी होगी तो वो देख लेगी। ये सोचते ही वो मुस्कुरा दी। बारान को हैरत हुई। वो इस पर झुका और नूरे को प्यार करते हुए वहां से अपने कमरे में आ गया। आगा जान को हैरत हुई, मगर उन्होंने कुछ कहा नहीं। मुझे आपसे बात करनी है। वो कांपती हुई आवाज में आगा जान के कमरे में दाखिल हुई। जानती थी कि इनकार भी हो सकता है। हाँ बेटा बोलो, मलिक सुल्तान ने मोहब्बत से बोला। इस पर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते थे वो। अब तो बारान खुद इसका साथ दे रहा था। वो खुश थे कि दोनों में सुलह हो गई है। मामू आ रहे हैं, नूरे ने उंगलियां मरोड़ते हुए कहा। तो मलिक सुल्तान मुस्कुराए। अच्छा, इब्राहिम आ रहा है। तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि इब्राहिम आ रहा है? बेटा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। जैसे ही इसके मामू आए, उन्होंने इससे पूछा। बीजान ने इसे अपनी करीब बिठाते हुए कहा, तो वो नजरें झुकाए इनकी तरफ देखने से गुरेज करने लगी। वो मुझे लेने आ रहे हैं। इसने इंकिशाफ किया तो बीजान के चेहरे की मुस्कुराहट सिमट गई, जबकि मलिक सुल्तान ने परेशानी से इसे देखा था। यूं अचानक सब खैरियत तो है? मलिक सुल्तान बोले तो नूर ने हाँ में सर हिलाया। मैं कुछ अरसा वहां जाकर पढ़ना चाहती हूँ, फिर जब आप बोलेंगे मैं वापस आ जाऊंगी। वो अटक अटक कर बोली तो मलिक सुल्तान को समझ आई कि वो खुद यहाँ से जाना चाहती है, इसलिए ऐसा कह रही है। हम एक शर्त पर तुम्हें वहां जाने देंगे। एक और शर्त का सुनकर नूर ने परेशानी से इनकी तरफ देखा, जिनकी आंखों में नाराजगी वाज़ेह दिखाई दे रही थी। मगर इसका मकसद सबको नाराज करना नहीं था। मगर अभी वो इस रिश्ते के लिए बहुत छोटी थी। वो इस रिश्ते को दिल से अपनाना चाहती थी, न कि जोर जबरदस्ती से। तुम्हें इस शर्त पर वहां जाने की इजाजत मिलेगी कि तुम इस रिश्ते को सदा कायम करके रखोगी और कभी तलाक की बात नहीं करोगी। मलिक सुल्तान ने पोती से वादा लिया और इसे जाने की इजाजत दे दी। अभी तक बहरान इस सच से नावाकिफ था। बहरान तुम जाकर इसका वीजा बनवा लेना। सुबह सवेरे नाश्ते की टेबल पर आगा जान ने बहरान को हुक्म दिया, तो वो चौंक गया। आगा जान वीजा क्यों? वो घबरा कर नूरे को देखते हुए बोला, जो इसके इतने घूरने पर भी इसे नजरें उठाकर नहीं देख रही थी। वो और हानिया हमेशा इकट्ठे बैठती थी, मगर आज दोनों अलग अलग बैठी थी। कोई बात तो थी जो इसके पीछे 2 दिनों के अंदर अंदर हो चुकी थी, और वो अभी तक इस बात से अनजान था। नूरे अपने मामू के पास जा रही है। 2 साल बाद जब ये वापस आएगी तो शादी की तारीख रख दी जाएगी। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? आगा जान सवाल किया। इसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना बड़ा फैसला इसके मशवरे के बगैर अकेली ही कर लेगी।
शायद इसकी ज्यादा मोहब्बत की वजह से तंग आ गई थी। बरहान बगैर कोई जवाब दिए गुस्से से नाश्ता अधूरा छोड़कर वहां से चला गया। जमीला बेगम ने फौरन से एक ट्रे बनाई और नूरे को थमा दी। जाओ, इसे नाश्ता देकर आओ, तुम्हें इससे पहले डिस्कस करना चाहिए था। बच्चे, जमीला चची ने इसे समझाते हुए कहा तो वो नर्म लहजे में ट्रे उठाकर चल दी। वो इसे नाराज नहीं करना चाहती थी, मगर ना चाहते हुए भी वो एक बार फिर इसके इस रवैये से नाराज हो चुका था। कम अज कम वो इसे बता तो देती, वो सच में इस रिश्ते से भाग रही थी। मैं अंदर आ जाऊं? वो इजाजत लेते हुए सर झुकाकर बोली, तो बारान ने गुस्से से इसे घूरा। पहले तुमने कौन से किसी काम में इजाजत ली है? आना चाहो तो आ जाओ, वरना जा सकती हो। वो गुस्से से बोला और जल्दी से सामान समेटने लगा। इसके कमरे में मुलाजमा को आने की इजाजत नहीं थी। वो अपने कमरे की सफाई तक खुद करता था। ऐसे तो ना बोले। वो रोते हुए बोली तो बारान इसे नजरअंदाज करने लगा और खामोशी से लैपटॉप खोलकर सोफे पर बैठ गया। काफी देर वो नाश्ता रखे इसकी तरफ देखती रही। कई बार इसे पुकारा मगर हर बार वो इसे नजरअंदाज कर गया। ये रवैया नूर को रोने पर मजबूर कर गया। इसे रोता देखकर बारान से रहा नहीं गया तो इसे आगे बढ़कर अपने सीने से लगा लिया। क्यों मुझसे दूर जाने की बात करती हो? क्या मैं इतना बुरा हूँ? वो इसे सवाल करते हुए बोला तो वो नजरें झुकाए बैठे रही। आप बुरे नहीं हैं, बस मुझे इस रिश्ते की शुरुआत के लिए कुछ वक्त चाहिए। वो पहली बार समझदारी से कह रही थी। वो जो इसके बचपने से तंग आ जाता था, आज इसका बचपना बहुत याद आ रहा था। इसने सच में इसकी मासूमियत छीन ली थी। अगर मैं तुम्हें रोकूं तो क्या तुम फिर भी चली जाओगी? वो एक बार फिर मान से बोला तो नूर ने इससे दूर होते हुए उठ बैठी। अब वो इसे क्या बताती? आप मुझे मत रोकें, मैं 2 साल बाद खुद ही वापस आ जाऊंगी। वो जवाब देते हुए नीचे फर्श को देखने लगी। बारान को उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा जवाब देगी। इसे वो परेशानी से इसे देखता रहा। फिर इसकी खुशियों की खातिर दिल पर जबर किया। वहां जाकर मुझे भूल तो नहीं जाओगी? इसने सवाल किया तो नूर ने आगे बढ़कर इसके कंधे पर सर रख दिया। मैं आपको भला कैसे भूल सकती हूँ? मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। वो रोते हुए बोली और नीचे की तरफ देखने लगी। काफी देर बैठे वो दोनों मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी करते रहे। फिर वो इससे आखिरी बार मिलकर अपने कमरे में आ गई। इसका दिल नहीं चाह रहा था जाने को, मगर इसे यहाँ से जाना था। अभी वो इतनी बड़ी नहीं हुई थी कि इतने बड़े रिश्ते का बोझ उठा सके, इसलिए खामोशी से अपनी तैयारियों में लग गई। सभी घर वाले नाराज थे, लेकिन सिर्फ बारान था जो इसका हर कदम पर साथ दे रहा था। और इसका यही साथ देना नूरे के दिल में घर कर गया। वो दिल से इसे चाहने लगी, मगर कह नहीं पाई। शायद ये उम्र का तकाजा था कि इसने खामोश रहना बेहतर समझा। जिस रोज वो जा रही थी, वो लाल होती हुई आंखों के साथ इसे आखिरी बार देखता रहा। दिल चाहा कि इसके साथ चला जाए, मगर यहाँ इसका करोड़ों रुपए का कारोबार था। इसने फैसला कर लिया कि वो वहां आता जाता रहेगा। सिर्फ 2 साल, इसे एक दिन भी ज्यादा नहीं। आका जान ने नम लहजे में कहा तो वो रोते हुए इनके गले लग गई। सबसे मिलने के बाद इसने मोहब्बत से बारान को देखा, जो 6 फुट का मर्द होने के बावजूद आंसू छुपाने में नाकाम हो रहा था। वो खामोशी से आगे बढ़ गई। बारान उदास होकर गाड़ी में बैठा। आका जान जानते थे कि वो अब कभी मलिक पैलेस वापस नहीं आएगी, क्योंकि जिसके लिए वो आता था वो अब जा चुकी थी। 2 साल कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। वो राब्ते खत्म कर गई थी। कोई भी ज्यादा इसके मुतालिक नहीं जानता था। बारान ने खुद को काम में इतना उलझा लिया था कि इसे खाने पीने का भी होश नहीं रहता था। हानिया भी भाई के साथ इस्लामाबाद थी, अपने भाई घर में रहती थी। इसके बाद दिन एक एक्सीडेंट में इंतकाल कर गया। इसके बाद इसके बड़े भाई ने ही संभाला था इन्हें। शामिर और अजीज का एडमिशन हो चुका था। वो दोनों लाहौर चले गए थे। मलिक पैलेस के तमाम तर बच्चे बेहतर मुस्तकबिल के लिए बढ़ गए थे और बंगले में वो 3-4 लोग अकेले रह गए थे। बीजान पहले से ज्यादा कमजोर हो गई थी और मलिक सुल्तान अब बीमार रहने लगे थे। एक रोज इनकी तबीयत खराब हुई। उन्हें अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा। यही वो वक्त था जब सबको एहसास हुआ कि इन्हें अपने आका जान के लिए एक बार फिर से इकट्ठा होना चाहिए, क्योंकि इन्हें कैंसर था और अपनी जिंदगी का आखिरी महीना वो अपने बच्चों के साथ गुजारना चाहते थे। जब नूरे तक ये खबर पहुंची तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस आ गई। बंगले में एक बार फिर रौनक हो चुकी थी। बंगले में वो जो पिछले 2 सालों से इस रौनक को तरस गया था, अब खिलखिला उठा था। सभी आ चुके थे, मगर बारान अभी तक नहीं आया था। नूरे की खोजती हुई निगाहें से हर तरफ तलाश कर चुकी थी, मगर हर बार इसे नाकामी का सामना करना पड़ रहा था। हानिया ने कई बार इसे छेड़ा। सभी कजन आपस में मजाक करते रहे, मगर वो बहुत उदास थी। शायद बारान इससे नाराज हो चुका था। इसने तो आज तक इससे राब्ते की भी कोशिश नहीं की थी, और यही चीज नूरे का दिल जला रही थी। वहां जाकर भी इसे बारान के एक मैसेज का इंतजार था। अब वो पूरे 18 वर्ष की हो चुकी थी। इसे शादी से कोई एतराज नहीं था और आगा जान भी यही चाहते थे, मगर बारान की नाराजगी वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, जो जानबूझकर अभी तक आया ही नहीं था। तभी आहट हुई। इसने चौंक कर देखा तो वो काले शलवार कमीज पहने
कंधे पर शॉल डाले इसकी तरफ देख रहा था। पहले से थोड़ा कमजोर हो चुका था। आंखों के नीचे वाजे हल्के मौजूद थे। हुलिये से वो कोई बिगड़ा हुआ नवाब ज्यादा लग रहा था। जैसे जैसे उसके कदम आगा जान की तरफ बढ़ रहे थे, नूरे के दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। 2 साल इसने बारान की तस्वीरें देखते हुए गुजारे। अब जब वो सामने आया तो वो वहां से हट जाना चाहती थी, मगर हानिया ने इसका हाथ थाम लिया था। अगर अब चली गई तो भाई टूट जाएंगे, प्लीज वापस मत जाओ। हानिया की दरख्वास्त करने पर वो सर झुका गई और वहीं बैठी रही। मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि तुम दोनों की शादी देख कर जाऊं, आगा जान ने कहा तो वो शर्मा कर मुस्कुराई और सर झुकाने लगी। बारान ने इसका ये रूप देखा तो चौंक गया। वो पहले भी इसके दिल की सल्तनत पर विराजमान थी, अब तो बिल्कुल ही इसे बेबस कर चुकी थी। वो रजामंद थी। बारान को इससे ज्यादा और क्या चाहिए था। आप अपनी पोती से पूछ लें, इसे कोई एतराज तो नहीं। वो इसकी रजामंदी जानने के बाद ख्वाम में नाराजगी जताते हुए बोला। तो वो बेचैन होकर इनकी तरफ देखने लगी। आगा जान ने सवालिया नजरों से इस बात में सर हिला दिया इसने, और शर्मा कर वहां से जाने लगी। जबकि वहां सभी बच्चों ने हूटिंग शुरू कर दी। वो सब खुश थे। बंगला जो 2 सालों पहले नूरे के जाने से वीरान हो गया था, अब इसके आने पर आबाद हो चुका था। शादी की तैयारियां अरूज पर थीं। जब वो किचन में आई तब इसका सामना नहीं हुआ था और ना ही उन्होंने बात की थी। जैसे ही किचन में इसने बारान को देखा वो वहां से जाने लगी। जब बारान ने इसका हाथ थाम लिया, थोड़ी देर पास बैठ जाओ, अम्मी बहुत याद आ रही हैं, बारान ने रोते हुए कहा, क्योंकि उनके वालिदैन की बरसी थी। नूरे को एहसास हुआ कि इसे इस वक्त सबसे ज्यादा इसकी जरूरत है, इसलिए वो बगैर किसी की फिक्र किए इसके साथ बालकनी में आकर बैठ गई। बारान ने इसके कंधे पर सर टिका दिया। वो दोनों काफी देर वहीं बैठे बातें करते रहे। पहली बार नूरे को महसूस हुआ कि बारान में भी वो बच्चा बसता है जो आज भी अपने वालिदैन को शिद्दत से याद करता है। काफी देर वो वहीं बैठे रहे। फिर बीजान के पुकारने पर नूरे चली आई, जबकि बारान इस वक्त का शुक्रिया अदा कर रहा था जब इसने कनाडा जाने से रोका नहीं और नूरे के दिल में अपना मुकाम हासिल कर लिया। शायद इसे